शाम के साए चारों तरफ फैल चुके थे। फाजिल और इसके वालिदैन इस वक्त लाउंज में बैठे बातों में मसरूफ थे जब जुल्फ़िकार साहब बोले, बेटा आज कुछ ज़्यादा ही नहीं मुस्कुराया जा रहा है, क्यों बेगम? जुल्फ़िकार साहब ने कहते फजीलत बेगम को भी शामिल किया। हाँ, लग तो मुझे भी रहा है कहीं मेरे होने में बहू से मुलाकात तो नहीं करके आ रहे हो। फजीलत बेगम ने मुस्कुराते कहा तो फाजिल मुस्कुरा पड़ा। जी बिल्कुल, मामा मिला था कल, फाजिल ने कहा। अच्छा, नाम पता चला? और कहाँ रहती है, क्या करती है, बताओ जल्दी, फजीलत बेगम ने पूछा। जी मामा, नाम मिनाइल है और अभी पढ़ ही रही हैं। शायद ये ठीक नहीं पर एक मसला है। फाजिल ने बताते आखिर में थोड़ा परेशान होते कहा तो फाजिल के वालिदैन भी परेशान होते इसकी तरफ देखने आए कि ना जाने क्या बात है। क्या बात बेटा, बताओ, जुल्फ़िकार साहब ने पूछा। वो ये बाबाजान के मिनाइल एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है, फाजिल ने बताया। फाजिल को डर था कि ये सुनने के बाद शायद इसके वालिदैन ना माने। फाजिल की बात सुनते दोनों मियाँ बीवी नफ़ी में सर हिलाया। मतलब इनका बेटा इन्हें ऐसा समझता था। बेटा, तुम्हें हम ऐसे नजर आते हैं कि गरीब होने की वजह से हम रिश्ता नहीं करें? बेटा, मुझे अफसोस होता है तुम ऐसे हमें ऐसा समझते हो, जुल्फ़िकार साहब ने कहा तो फजीलत बेगम ने भी अपने शोर का साथ दिया। सॉरी बाबा, पर बस मुझे लगा शायद आप ये सुनकर ना मना कर दें। फाजिल ने शर्मिंदा होते कहा। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ कब ये रिश्ता लेकर जाएँ हम? फजीलत बेगम ने बात ख़त्म करते दूसरी तरफ मुतवज्जह किया। मम्मा ऐसे ही लेकर चले गए तो कहीं मिनाइल पे बात ना आए। तो मैं शामिर से कहूँगा वो भाभी की खाला जान से कहेंगे मिनाइल के घर मेरे रिश्ते की बात करें, फिर लेकर जाएंगे। फाजिल ने कहा। दोनों मुस्कुराकर अपने बेटे को देखा। मिनाइल की इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आने देना चाहता। जुल्फ़िकार साहब को अपने निकम्मे बेटे पर फ़ख्र महसूस हुआ। निकम्मा बेटा करता तो कुछ नहीं, उससे शादी करनी है। ठीक है, पर जल्दी बात करना, फजीलत बेगम ने कहा तो फाजिल ने मुस्कुराते सर हिलाया और दोबारा बातों में मसरूफ़ हो गए। शामिर काफ़ी देर रुक़ैया बेगम के पास बैठा बातें करता रहा और दिलनशीन रुक़ैया बेगम की शामिर के लिए मोहब्बत देखकर जलती रही और शामिर बखूबी नोट कर चुका था और शामिर को दिलनशीन के जलने पर हंसी आ रही थी। अभी शामिर गया ही था कि मिनाइल बुक्स उठाए दोबारा आ गई। शामिर से मोबाइल पर कहती वो अपने घर चली गई थी। दिलनशीन कहा, ये सवाल तुमने कल किया था, मुझे भी बताओ कैसे किया था, मुझे समझ नहीं आ रहा। मिनाइल ने दिलनशीन से किताब खोलते पूछा। यार पहले तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा मोबाइल शामिर के पास कैसे गया? दिलनशीन ने पूछा। वो कल भाई ने मुझसे ले लिया था ताकि मैं तुम्हें कॉल करके मैं बता दूं शामिर भाई का, मिनाइल ने बताया। अच्छा, सच में? अगर मुझे धमकी ना दी होती मैं ये शादी कभी ना करती, पर मैं अपनी वजह से किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी, ऐसा इसीलिए कर ली। दिलनशीन ने अफसोस भरे लहजे में कहा तो मिनाइल से देखने आई। इतने में रुक़ैया बेगम दिलनशीन के पास आकर बैठी, बस दिलनशीन ने इन्हें फिर भी नहीं देखा, बस मुँह बनाती बैठी रही। दिलनशीन, बेटा नाराज़ हो मुझसे और अपनी माँ से? रुक़ैया बेगम ने प्यार से दिलनशीन की बालों पर हाथ फेरते कहा। तुझे भी? दिलनशीन यूं ही बैठी रही। बेटा, जो भी हमने किया तुम्हारे भले के लिए किया है। शामिर एक अच्छा लड़का है, देखने वो तुम्हें खुश रहेगा, तुम हमें गलत ना समझो। रुक़ैया बेगम ने दिलनशीन को समझाना कहा। खालाजान, आप कैसे कह सकती है शामिर अच्छा लड़का है? क्या आपको नहीं पता कौन कब कैसा निकल आए? अमीरों पे तो वैसे भी एतबार नहीं करना चाहिए, दिलनशीन ने कहा। मिनाइल खामोशी से सुन रही थी। बेटा देखो, एक दिन तुम्हें हमारा फैसला ठीक रहेगा, अब अपनी खालाजान से नाराज़गी ख़त्म कर दो। रुक़ैया बेगम ने प्यार से कहा तो दिलनशीन ने मुँह बनाया। ठीक कर दूँगे, लेकिन इसके लिए आप मुझे पिज़्ज़ा खाने देंगी, फिर ही नाराज़गी ख़त्म करूँगी, दिलनशीन ने कहा। क्योंकि दिलनशीन को पिज़्ज़ा बेहद पसंद था। वो चाहती थी हफ्ते में 2-3 बार खा ही ले, लेकिन रुक़ैया बेगम इसको इतना ज़्यादा पिज़्ज़ा खाने पसंद नहीं था, इसलिए मना कर दी थी। दिलनशीन के कहने पर रुक़ैया बेगम मुस्कुराकर इस बात में सर हिला और दिलनशीन मोबाइल निकाल कर ऑर्डर देने लगी। मिनाइल जाओ यार, अबिया और तल्ला को भी ले आओ, दिलनशीन ने कहा तो मिनाइल मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाती बाहर बढ़ी। जानती थी अपनी दोस्त को मना किया तो इससे नाराज़ हो जाएगी। हाल, एक मिनट, हाल का क्या मतलब था? माजी होना चाहिए ना। इस वक्त चारों दोस्त इकट्ठे बैठते जब बाजिल बोला, यार शामिर अब निकाह की ट्रीट तो खिला दे, तो उन्हें अपने निकाह पे छुआरे भी नहीं खिलाए, अब ट्रीट दे हमें। बाजिल कहने लगा। अच्छा ठीक है, बताओ क्या कहोगे सब? शामिर ने खुशदिली से कहा। चल जल्दी नोट कर, सबसे पहले तो मेरा कर, फिर इन दोनों का करना, उस्मान ने जल्दी से कहा। तो शामिर ने आईब्रो लचकाते से देखा। यार तूने कब से बाजिल की जगह ले ली? इसे हर वक्त खाने की जल्दी होती है, पर आज ये काम तू कर है। शामिर ने उस्मान से कहा। अगर नहीं खिलाना चाहता तो सीधा सीधा कह दे, नहीं खाऊंगा। तुझे फिक्र हो रही होगी कि अगर मैंने ज़्यादा खा लिया तो तुझसे मेरा जनाजा ये क्यों ऐसे। अच्छा छोड़े। उस्मान के अल्फाज शामिर के मुखी के उन पर चेहरे पे लगने पर रुके थे। उस्मान, तीनों ने इकट्ठे उस्मान को गुस्से से टोका और शामिर जो साथ बैठा हुआ था एक मुक्का भी दे मारा और अब उस्मान मुंह पे हाथ रख के शामिर को हैरत से देख रहा था। तेरी हिम्मत भी कैसे इस तरह की बात मुझसे निकालने की? अगर अब तूने कभी ऐसा कहा तो इतना मारूंगा कि खुद को भी पहचान नहीं पाओगे, शामिर ने गुस्से से कहा। उस्मान, तुझे मैंने उस दिन भी टोका था, ऐसी बात आइंदा मत कहना, तुझे समझ नहीं आती, जैन ने भी गुस्से से कहा।
मेरा तो दिल कर रहा है 2-4 मुक्के मारूं इसे। बादल ने भी गुस्से से कहा और उस्मान अब मुंह पे हाथ रख के तीनों को हैरत से देख रहा था। वो तो मजाक में कह रहा था और इससे इतनी मोहब्बत करते थे कि मजाक में भी नहीं सुन सकते थे। ये सोच आते उस्मान के लब मुस्कुरा उठे। यार मजाक कर रहा था, मैं माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा मजाक भी नहीं करूँगा। मैं भी नहीं कहूँगा, उस्मान ने तीनों से कहा जो अभी भी गुस्से थे। पर तीनों ने कोई जवाब न दिया। अच्छा यार माफ़ कर दो, मैं तीनों को ट्रीट खिलाता हूँ, अब तो कर दो। उस्मान ने तीनों को खामोश देकर फिर से कहा अच्छा चल अब कर फिर ऑर्डर। बादल से उस्मान को यूँ ना देखा गया तो बोला अच्छा शामिर तू बता क्या खाएगा। बादल ने अपना बताया तो उस्मान ने शामिर से पूछा जो खामोशी बैठता। अच्छा ना माफ़ कर दे, एक तो मुक्का भी मार दिया और तो अब माफ़ भी नहीं कर रहा। उस्मान ने शामिर के गले में बाजू डालते कहा तो शामिर सर हिलाता इसे देखने लगा। अच्छा ठीक है पर आइंदा नहीं कहेगा ऐसा। शामिर ने उस्मान से कहा ओके यार नहीं कहूँगा। उस्मान ने कहा तो शामिर मुस्कुरा दिया। अब तुम भी कुछ बोलेगा या नहीं। उस्मान से आमिर से पूछता जैन की तरफ मत हो जाओ जो तो इसने उस्मान को घूरा। सच में दिल तो कर रहे मुंह तोड़ दूँ तेरा, पर अब क्या माफ़ आइंदा ऐसी बात की तो कभी नहीं बोलूँगा। जैन ने कहा तो उस्मान मुस्कुराते सर हिलाकर ऑर्डर देने लगा। हाँ ये सच था, चारों दोस्त एक दूसरे की जान थे, एक दूसरे को कोने का सोच भी इन्हें तकलीफ देती थी। माजी यार हनी मुझे भूख लगी है, ये लेक्चर ख़त्म हो तो कैंटीन चलते हैं। फातिमा ने हनी से कहा तो वो भी सर हिला गई। कुछ देर बाद लेक्चर ख़त्म हुआ तो दोनों बाहर निकली तो सामने इन्हें वो शख्स दिखाई दिया जो कॉलेज ऑफिस से निकल रहा था। इस शख्स ने भी इन दोनों को देख लिया था। इस शख्स के होंठों पे फातिमा को देखती एक मुस्कुराहट आई तो फातिमा हड़बड़ा गई और जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ करती हनी के साथ चलती। फातिमा वो तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे कि इनका तुम पे दिल तो नहीं आ गया। हनी ने शरारत से कहा तो फातिमा ने घूरा। चुप करो बदतमीज़ और कुछ खाने को लाओ। फातिमा खुद इस शख्स की मुस्कुराती आंखों और मुस्कुराहट से पूरी तरह कन्फ्यूज हुई थी और अब हनी इसे तंग कर दी इसीलिए इसे टोका था। हाल हमजा मेरा भाई होना तो ला दोगे ना और पैक करवा के लाना। नूर ने हमजा से कहा ठीक है आपी पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वैसे मज़ा आएगा। हमजा ने मुस्कुराते कहा तो कस्बा दोनों को देखते मुंह बनाया। आपी और हमजा ये ठीक नहीं है, ऐसे उस्मान भाई की चोट लग जाएगी। कस्बा को उस्मान की फिक्र हुई। ओहो कुछ नहीं होता तुम्हारे भाई को, हम तो बस मजाक कर रहे हैं, इतने मजबूत हैं, ज़रा सी ही फिक्र पड़ना है तुम्हें, बस तुम चुप करो। नूर ने कहा तो कस्बा मुँह बनाते बैठ गई और हमजा बाहर को बैठ। बताओ क्या पता चला शामिर कहाँ रहता है आजकल। सुलेमान साहब ने अपने सामने खड़े अपने वफादार मुलाजिम रमज़ान से पूछा। जी साहब वो शामिर साहब, और मुलाजिम सारी बात बताता चला गया जिसे सुनकर सुलेमान साहब को शामिर पे बेहद गुस्सा आया। मुलाजिम को हाथ की इशारे से जाने को कहा तो वो सर झुका कर चला गया और सुलेमान साहब गुस्से में पुरसोच अंदाज में बैठ गए। अभी कुछ देर पहले ही जैन और उस्मान घर आए थे शामिर और बादल के पास से। जैन इसे वक्त लाउंज में बैठा कस्बा को पढ़ा रहा था और 2 बार सवाल समझ जा चुका था लेकिन कस्बा को फिर भी समझ नहीं आया था। सामने दूसरे सोफे पे उस्मान भी बैठा मोबाइल पे लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद जैन और कस्बा को देख लेता और पास ही हमजा भी बैठा पढ़ने में मसरूफ था। कस्बा तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, कब से समझा रहा हूँ। जैन ने कहा तो कस्बा ने मुँह बनाया। नहीं आ रहा, इतना तो मुश्किल है ये सवाल। कस्बा धीरे से मनमनाते हुए कहा जैन यार गुड़िया को समझ नहीं आ रहा तो तुम सही से समझाओ, समझ आएगी वो डांट के क्यों समझा रहे हो। उस्मान ने जैन के घूरते कहा कस्बा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अपने भाई का अपने लिए प्यार देखकर जैन नफी में चल गया। मतलब इसमें भी मेरी गलती है, हद है यार, तुम्हारी गुड़िया को मैं कोई 3 बार सवाल समझा चुका हूँ पर इसे समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो हैरान हूँ, बाकी बुक्स में कैसे इतनी अच्छी है, मैथ में तो बिल्कुल ज़ीरो है। जैन ने दिल की भड़ास निकाल दी। अगर नहीं आ रही तो ठीक है ऐसे समझाना, अच्छा और अब ना डांटना वो गुड़िया को। उस्मान ने कहा तो जैन नफी में सर हिलाता फिर से कस्बा को समझाने लगा। इतने में हूर भी वहाँ कॉफ़ी लेकर आ गई। ये आप सबकी कॉफ़ी। हूर ने कहा तो उस्मान ने इसके हाथ से पकड़ ली। थैंक यू। उस्मान ने मुस्कुरा कहा तो हूर भी मुस्कुराते हुए वही एक तरफ बैठ गई। कस्बा पहले कॉफ़ी पी लो फिर करना सवाल। हूर ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक ये सवाल ना किया कॉफ़ी नहीं पीने करो ये सवाल पहले। जैन ने कस्बा से कहा तो कस्बा मुँह बनाते सवाल हल करने लगी और जैन कॉफ़ी पीता कस्बा के चेहरे पर छाई मासूमियत देखने लगा। जैन को यकटा कस्बा की तरफ मुतवज्जा देखकर उस्मान ने हूर को आंख से इशारा से जैन की तरफ मुतवज्जा किया तो हूर मुस्कुरा दी। उस्मान भी हूर को ही देखे जा रहा था जो ब्लैक कलर के कपड़ों में उस्मान के बेहद प्यारी लग रही थी। कुछ देर बाद कस्बा से सवाल हल कर लिया तो जैन ने इसे जाने को कहा तो कस्बा के साथ हूर और हमजा भी चले गए। वैसे तुझे ज़रा शर्म नहीं आती, मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे सामने ही मेरी बहन को देखे जा रहा था। जैन उस्मान का हूर को देखना महसूस कर चुका था इसलिए अब कहा तो मुस्कुरा उठा। हाँ मैं अपनी बीवी को देख रहा था। तू बता तू क्यों मेरे सामने मेरी बहन को यकलक देखे जा रहा था। उस्मान ने भी हिसाब बराबर किया तो जैन गड़बड़ाया। मैं कब देख रहा था, तुझे गलतफहमी हुई है। जैन कहता उठ खड़ा हुआ उस्मान मजीद कोई सवाल न कर ले। जैन अपने दिल की हालत खुद नहीं समझता था या यूँ कहना बेहतर होगा समझना ही नहीं चाहता था। जैन को उठकर जाते थे कर उस्मान नफ़ी में चढ़ लिया। अभी शामिर दिलनशीन से मिलने आया, इसका बस नहीं चल रहा था कि दिलनशीन को अपने पास अभी हमेशा के लिए ले जाए लेकिन अभी वो दिलनशीन को समझने के लिए कुछ वक्त और सुलेमान साहब को मनाना चाहता था। इसे अंदाज़ा था कि सुलेमान साहब इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे क्योंकि एक तो दिलनशीन का गरीब होना और दूसरा हसीना बेगम का तवाइफ होना।
माजान, मुझे आपसे एक बात करनी है। शामिर ने पलंग पे रुकैया बेगम के पास बैठते कहा और दिलनशीन के कमरे में देख चुका था, लेकिन पहले वह रुकैया बेगम से बादल के कहने पर उनसे बात करना चाहता था। हाँ बेटा कहो, मैं सुन रही हूँ। रुकैया बेगम ने प्यार से शामिर से कहा तो शामिर ने बादल के रिश्ते के रुकैया बेगम से विनायक के घर बात करने को कहा। ठीक है बेटा, मैं अभी जाकर कराती हूँ बात और आकर बताती हूँ। वैसे भी अभी तुम कहाँ जाओगे? रुकैया बेगम कहती उठी और आखिर में मुस्कुरा के कहा तो शामिर भी मुस्कुरा दिया। रुकैया बेगम दरवाज़ा बंद करती मिनाहिल के घर गई तो शामिर मुस्कुराता कमरे में आकर सामने तैयार होते दिलनशीन को देखने लगा। दिलनशीन शामिर को पहले ही बाहर रुकैया बेगम के पास बैठा देख चुकी थी। शामिर आगे बढ़ता दिलनशीन को अपने हसार में ले गया। दिलनशीन ने खुद को छुड़ाना चाहा पर शामिर की गिरफ्त से खुद को छुड़ा न पाई। कहाँ जाने की तैयारी करिए मेरी जान? कोई शॉपिंग करनी है तो ये तुम्हारा गुलाम हाजिर है, चलो तुम्हारे मेरे साथ, मैं करवाता हूँ अपनी प्यारी सी बीवी को। शामिर ने दिलनशीन को देखते सोचे कि शायद शॉपिंग पे जाना हो, इसीलिए प्यार भरे लहजे में दिलनशीन को अपने इंतजार में लेते हुए कहा, मैं अपनी मम्मा से मिलने जा रही हूँ। दिलनशीन ने कहा तो शामिर को गुस्सा आ गया। इतनी बुरी जगह भी वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि दिलनशीन जाए। दिल, तुम वहाँ आप कभी नहीं जाओगी, समझी? मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम वहाँ जाओ। हाँ, अगर तुम्हें अपनी मम्मा से मिलना है तो इन्हें यहाँ बुला लो, लेकिन वहाँ नहीं। शामिर ने थोड़ा तहामुल और थोड़ा सख्ती से कहा तो दिलनशीन को गुस्सा आ गया। क्यों क्यों ना जाऊँ? मैं जाऊँगी और आप मुझे नहीं रोक सकते। ओह, मैं अब समझी, पछता रहे होंगे ना? क्यों एक तो वाइफ की बेटी से शादी कर ली और ये सोचा होगा अब खूब इस पर पाबंदियाँ लगाऊंगा, तो ये आपकी भूल है। मैं कभी आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, समझे आप? दिलनशीन गुस्से में न जाने क्या क्या बोल गई थी। दिल, तुम कहाँ से कहाँ बात को लेकर जा रही हो? मैं सिर्फ तुम्हें इतना कह रहा हूँ, तुम इस जगह पे नहीं जाओगी बस। शामिर ने दिलनशीन के कंधे से थामते हुए कहा। पर मैं दिलनशीन इतना ही बोल पाई जब शामिर ने आगे झुककर दिलनशीन के होंठों पे अपने होंठ रखकर इसे खामोश करवा दिया। दिलनशीन शामिर की शिद्दत भरे लफ्ज़ से ही तड़प उठी थी। हाथ से शामिर को पीछे करना चाहा पर कर न पाई। कर न पाई। कुछ पलों बाद शामिर पीछे हटा और दिलनशीन की गहरी सांस लेकर खुद की सांसें ठीक करते और चेहरे पे लाल बिखरा देखकर मुस्कुरा दिया। दिल अमीर, ये तो एक छोटी सी झलक है मेरी शिद्दत की। अगर बात न मानी तो फिर मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त करना तुम्हारी छोटी सी जान के लिए नामुमकिन हो जाएगा। मैं नहीं चाहता अगर तुम पे अपनी शिद्दतें निछावर करूँ। शामिर के मानी खेजी से कह जाने वाली बात पे दिलनशीन को अपनी धड़कनें मामूल से हटकर तेज़ लगी। कारों से धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ। जल्दी से शामिर को धक्का देकर रुख मोड़ कर खड़ी हो गई। शामिर मुस्कुराता दोबारा से इसे अपनी बाहों में भरता कि दरवाज़ा नॉक होने पे बदमज़ा होता पीछे हुआ तो दिलनशीन गहरा सांस लेकर बाहर को बढ़ी तो शामिर भी पीछे ही आ गया। दिलनशीन सोच चुकी थी बाद में जाने का, अभी तो शामिर ने जाने नहीं देना था। दिलनशीन ने दरवाज़ा खोला तो सामने मिनाहिल थी। मिनाहिल ने शामिर को सलाम किया और खामोशी से खड़ी हो गई तो शामिर ने इसे मुखातिब किया, ये लो गुड़िया तुम्हारा मोबाइल। शामिर ने पलंग से एक आईफोन उठाते मिनाइल की तरफ करते कहा तो मिनाइल ने हैरत से शामिर और मोबाइल को देखा। भाई ये मेरा मोबाइल नहीं है, मेरा तो बटनों वाला था। मिनाइल ने कहा तो शामिर धीमा से मुस्कुरा दिया। दिलनशीन खामोशी से खड़ी दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं वो कहीं रख कर भूल गया तो इसीलिए ये लेकर आया हूँ, अब खामोशी से ले लो। शामिर ने कहते आखिर में मिनाइल को कुछ बोलते देखकर खामोशी से लेने का कहा। मिनाइल अभी भी कश्मकश का शिकार थे जो शामिर समझ गया था। शामिर ने झूठ बोला था कि मिनाइल का मोबाइल रख कर भूल गया क्योंकि वो मोबाइल देख चुका था जो बहुत मुश्किल चल रहा था, इसलिए मिनाइल से ऐसे कह रहा था मोबाइल देना चाहता था। मैं तुम्हारे घर में बात कर लूँगा, अब खामोशी से रख लो। और वैसे भी वो क्या रस्म होती है ना, दूध पिलाई और कुछ ऐसी रस्में जो शादियाँ करती हैं, तो तुम दिल की दोस्त हो, इस हिसाब से मेरी सारी लगी तो अब रख लो। शामिर ने मुस्कुराते कहा तो मिनाइल दिलनशीन को देखने आई जी जो खामोशी से ही खड़ी थी। फिर मिनाइल ने झिझकते मोबाइल थाम लिया तो शामिर ने मुस्कुरा दिया। थैंक यू भाई, मिनाइल ने दिल से कहा तो शामिर ने मुस्कुराते हुए कोई बात नहीं कहा। इतने में रुकैया बेगम भी आ गई। दिलनशीन कमरे में चली गई तो मिनाइल भी इसके पीछे चली गई। रुकैया बेगम ने शामिर को सलीम साहब और मनाज बेगम के बारे में बताया, वो राजी है। तो शामिर ने इसी वक्त बाजिल को कॉल करके बताया, जिसे सुनकर बाजिल बेहद खुश हुआ और परसों ही रिश्ता लाने का कहा था। सलीम साहब और मनाज बेगम खुश भी थे कि इनकी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया और पहले परेशान भी हुए कि वो ये गरीब घराने से है और बाजिल अमीर। तो रुकैया बेगम के समझाने पर मान गए थे और मिनाइल अंदर मोबाइल मिलने की खुशी में अपनी आने वाली ज़िंदगी के फैसले से अनजान बैठी थी। रात हुई तो सब अपने अपने कमरे में चल दिए तो शामिर भी अपने कमरे में आ गया और जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ सामने टेबल पर पड़े गिफ्ट को देखकर हैरान होता, वैसे ही दरवाज़ा खोला छोड़ता गिफ्ट के पास आया और हूर और रमज़ा चुपके से दरवाजे को थोड़ा सा खोलते अंदर देखने लगे, जहाँ अब उस्मान गिफ्ट पकड़े से देख रहा था। ना ही मेरी बर्थडे है ना ही कोई और दिन है तो ये गिफ्ट कहीं हूर ने। उस्मान को ये सोचते ये ख्याल आया तो चेहरा खुशी से चमक उठा और जल्दी से गिफ्ट खोलने लगा और जैसे ही गिफ्ट खोला उस्मान की 14 तबक रोशन हो गया। उस्मान को गिफ्ट खोलते ही अंदर स्प्रिंग वाला निकलता मुक्का ज़ोरदार तरीके से सीधा मुंह पे लगा था और जिस तरह के सुबह शामिर ने मारा अब इसे लगा जैसे मुंह ही टूट गया हो और अपने पीछे से हंसने की आवाज़ सुनता मुड़कर पीछे देखा तो हूर और हमजा जल्दी से भाग गए। रुको ज़रा तुम दोनों को बताता हूँ, मेरी नाक की हड्डी हिला कर रखती है। उस्मान कहता बाहर इन दोनों के पीछे भागा। हमजा तो जल्दी से अपने कमरे में दाखिल होता दरवाज़ा बंद कर
चुका था, लेकिन हूर की शामित आ चुकी थी जो दरवाज़ा बंद करना पाई थी, और इससे पहले उस्मान अंदर दाखिल हो चुका था। देखिए, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते, आपकी अपनी गलती है, आपको सोच समझ कर खोलना चाहिए था ताकि अंदर से कुछ निकल भी सकता है। हूर ने उस्मान को ये इल्ज़ाम दे डाला कि इसे खुद से ही सोच समझ कर खोलना चाहिए था। अच्छा, तो मुझे कैसे पता चला था कि अंदर मेरी बीवी ने शानदार गिफ्ट रखा है? अब इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। उस्मान ने कहते पलक झपकते हूर को पकड़ा, और हूर ने जल्द से अपने आप को उस्मान की क्लिप से छुड़ाना चाहा, और ऐसी हड़बड़ी में दोनों पीछे बेड पे जा गिरे। तब क्या सज़ा दी जाए तुम्हें? उस्मान ने हूर पे झुकते इसके आस पास हाथ रखे, चेहरे के करीब चेहरा कर सरगोशी नुमा कहा, तो हूर को अपनी धड़कनों का शोर कानों में गूंजता हुआ महसूस हुआ। बोलो, अब खामोश क्यों हो? क्या सज़ा दूँ? उस्मान ने हूर के चेहरे पर शर्म और हया के रंग को देखते ज़ुमानी अंदाज में हूर के लब्बों को देखते हुए कहा, तो हूर उस्मान की ज़ुमानी अंदाज पे और सुर्ख हुई। पता नहीं मैं क्या सुर्ख हो रही हूँ। मैं ना जाने क्यों इतना ब्लश करती हूँ। अल्लाह। उस्मान प्लीज़ जाएँ, कोई आ जाएगा। हूर ने उस्मान के हसान में बमुश्किल अल्फाज अदा किए, पर उस्मान हूर की बात को नज़रअंदाज करते हुए हूर के होंठों पे झुका। हूर कपकपाती उस्मान को कंधों से थाम ली, पलकें शर्म से बंद हो गई। उस्मान कुछ देर बाद पीछे हटता हूर की बंद पलकों को छूता हूर के चेहरे पे छाए हया के रंग को देखकर दिल से मुस्कुराता खड़ा हुआ, तो हूर ने भी आंखें खोलते सामने एक नज़र उस्मान को देखा और शर्म से पलकें झुका के उस्मान को हूर की इस अदा पर और प्यार है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, वरना दिल कहीं भागे ही ना हो जाए। उस्मान के ज़ुमानी अंदाज पे हूर शर्म से और गुलाबी हो गए। उस्मान जाने लगा कि पीछे से हूर ने आवाज़ दी, तो उस्मान ने पीछे पलट कर उसे देखा। जी जाने उस्मान ने प्यार भरे अंदाज में कहा, तो हूर मुस्कुरा दी। क्या ज़्यादा लग गया चेहरे पे? मैंने तो आपसे मजाक किया था, सॉरी। हूर ने उस्मान के चेहरे की तरफ देखे कहा, जहाँ एक गाल और नाक लाल हो चुके। हाँ, लगा तो था, पर अब बदला भी तो ले लिया है ना। अगर हर चोट के बाद ऐसा बदला मिलेगा तो मैं हर रोज़ चोट खाने के लिए तैयार हूँ। उस्मान की ज़ुमानी में की जाने वाली बात पे हूर के होंठों पे शर्मीली सी मुस्कान आई, तो उस्मान भी मुस्कुरा दिया। चले, मैं आपके लिए मेडिसिन लगा देती हूँ। हूर कहती बाहर को बढ़ी के सामने उस्मान के रूम के बाहर दोनों को कस्बा हाथ में मेडिसिन लेकर खड़ी दिखाई दी, तो दोनों मुस्कुरा दिए। वैसे सच में दोस्त और बीवी ने तो मुझे ज़ख्म दे दिए, पर मेरी प्यारी बहन मेरे ज़ख्मों पर मरहम लगाती है। ऐसी बहनें अल्लाह पाक सबको दे। उस्मान ने कहा, तो दोनों चौंके। क्या मतलब दोस्त? हूर ने पूछा। मैं तो सुबह शामिर से मुका खा के आया हूँ, उस्मान ने मुँह बनाते कहा। दोनों मुस्कुरा उठी और कस्बा हूर को ट्यूब देती कमरे में चली गई। कस्बा वही अपने दरवाजे में खड़ी सब देख रही थी। इससे अपने भाई का दर्द नहीं देखा गया, तो वहाँ मेडिसिन लेकर खड़ी होकर इसका इंतज़ार करने लगी ताकि उस्मान लगा सके। हूर ने उस्मान के चेहरे पे ट्यूब लगाते अपने कमरे में चली गई, तो उस्मान भी सोने के लिए लेट गया। माजी होगा नहीं हाल ये। बाजिल ने मिनाहिल के वालिदैन की इजाज़त पे घर बताया, तो फजील बेगम ने परसों ज़रूर रिश्ता लेकर जाना चाहती थी। इनका तो बस नहीं चल रहा था कि कल ही ले जाए, पर सलीम साहब और मिनाज बेगम ने कहा था कि इन्हें अपने मानों के लिए कुछ इंतजाम भी करना था, इसलिए परसों आना है। और मिनाहिल को जब रिश्ते का बताया तो वो इतनी जल्दी रिश्ता को सुनकर हैरान होने के साथ परेशान भी हुई। जब मिनाज बेगम ने बाजिल का बताया तो वह हैरान हुई थी, और फिर बाजिल का खुद की तरफ तकना सोचकर एक अजीब एहसास जागा था। इससे अब बाजिल का खुद की तरफ देखना पता चल चुका था कि बाजिल इससे मोहब्बत करता है। ये सोचते ही दिल धड़क का होंठों भी मुस्कुरा उठे थे। मिनाल ने दिलनशीन से मदद लेकर कल के लिए पहनने के लिए एक कपड़े सेलेक्ट किए। अभी को जब पता चला तो खुश होगी, क्योंकि बाजिल ने इसके लिए चॉकलेट जो लानी थी। शामिर दिलनशीन से मिलने आज फिर आया, तो दिलनशीन को ना पाकर रुकया बेगम से बाहर। माँ जानी दिल कहाँ है? अपने दोस्त के घर गई है? शामिर ने पूछा। नहीं बेटा, वो अपनी माँ से मिलने गई है। हसीना ने कई बार इसे वहाँ जाने से रोका भी है, पर ये लड़की किसी की सुने तो ही ना। रुकिया बेगम रुवानी में बात करती गई, बगैर शामिर की तरफ देखे, जिसके गुस्से से रगें वाजिया हो चुकी थी। दिल को मैंने कल मना भी किया था, फिर भी मेरी बात नहीं मानी। कब गई और किसके साथ? शामिर ने कहते रुकिया बेगम से दिलनशीन का पूछा। बेटा अभी ही गई है, अभी यही नज़दीक ही होगी। सलीम भाई के साथ रिक्शे में गई है। रुकिया बेगम ने कहा तो शामिर गुस्सा जब्त करते बाहर को बढ़ा। गाड़ी में बैठता गाड़ी स्टार्ट की और रिक्शा देखने लगा, जो इसे तक उससे दूर ही मिल गया था। शामिर ने जाते ही गाड़ी रिक्शे के आगे रोकी, तो एक पल को सलीम साहब डर गए, लेकिन शामिर को घर से निकलता देखकर सुकून का सांस लिया, और दिलनशीन को शामिर को देखकर गुस्सा आना शुरू हो गया था। जानती थी अब शामिर नहीं जान देगा। दिल बाहर निकलो, शामिर ने गुस्से को जब्त करते तहम्मुल से कहा। मैं बाहर नहीं आऊँगी, समझे आप? दिलनशीन ने थोड़ा दबे दबे गुस्से से कहा। दिल प्लीज़ घर चलो, वापस घर जाकर बात करते हैं। शामिर यहाँ बीच रात तमाशा नहीं करना चाहता। मैंने कहा ना नहीं आऊँगी। चचा आप रिक्शा चलाए, मुझे अपनी मम्मा से मिलने जाना है। दिलनशीन ने शामिर की आंखों में देखते चैलेंज वाले अंदाज में सलीम साहब से कहा, जो खामोशी से दोनों को सुन रहे थे। दिलनशीन के यूँ कहने पर शामिर ने आगे बढ़ते दिलनशीन को कलाई से थामते रिक्शे से बाहर निकाल, तो दिलनशीन ने मजामत की। छोड़े मुझे, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, छोड़े मुझे। दिलनशीन ने खुद को शामिर से चुराने की कोशिश करते कहा, लेकिन शामिर दिलनशीन की बात पर ध्यान दिए बगैर बाहर
बाहर निकाल चुका था और ऐसी तरह कलाई से थामता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ज़बरदस्ती बिठा दरवाज़ा बंद करता खुद भी आकर बैठा। गाड़ी स्टार्ट कर चुका था और दिलनशीन ने गुस्से में आते शामिर के कंधे पर जोर से मुक्का मारा, पर बेचारी अपना ही हाथ थाम कर रह गई। शामिर गुस्से में होने के बावजूद कहका भी लगा गया और दिलनशीन को और गुस्सा आया और शामिर को अपने घर की बजाय गाड़ी का रुख दूसरी तरफ को देखते दिलनशीन तो आग बगौला हो गई। कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे घर जाना है, आपके साथ कहीं नहीं जाए, समझे? वो गाड़ी मोड़े, दिलनशीन ने चीखते हुए कहा। यार चीख के मेरे कान क्यों ख़राब कर रही हो? और तुम तो ऐसी कह रही हो जैसे तुम्हें अपने साथ हनीमून पे ज़बरदस्ती लेकर जा रहा हूँ। बस कुछ पल तुम्हारे साथ तन्हाई में गुजारना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल किया था इसलिए तुम्हारे लेने आया था, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानकर मुझे गुस्सा दिला दिया। शामिर ने कहा। हनीमून तो क्या, मैं कहीं भी आपके साथ नहीं जाऊँगी जो और ना करे मेरे लिए स्पेशल। मैं कौन सा कह रही हूँ मेरे लिए स्पेशल कर? दिलनशीन ने जले कटे अंदाज में कहा। यार अब तुमने तो कहना और करना नहीं, तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा ना। शामिर ने कहा। दिलनशीन गुस्से से खामोशी में बैठ गई। अब कर तो कुछ कर नहीं सकती नहीं थी। शामिर अब इसे अपने फ्लैट में लेकर आया। चलो अब दरवाज़ा खोलो, शामिर ने कहा। दिलनशीन ने आईब्रो उचकाते शामिर को देखा। क्यों, आप खुद खोल नहीं सकते क्या जो मुझे कह रहे हैं? दिलनशीन ने मुँह बनाते कहा। खोल तो सकता हूँ, पर अब तुम खोलोगी यार, प्लीज़ यार खोलो तो सही, शामिर ने प्यार से कहा। दिलनशीन ने दरवाज़ा खोला। जो ही दिलनशीन ने दरवाज़ा खोला एकदम बहुत सारे फूल इस पर आ गए। शामिर मुस्कुराता जल्दी से एक पिक ले चुका था। दिलनशीन एकदम फूलों की अपने ऊपर बरसात को देखने लगी और सामने नजर गई तो एक पल को देखती रहेगी जहाँ चारों तरफ कलियों और गुलाब के फूलों को रखा हुआ था। फूलों की खुशबू पूरे लाउंज में फैली हुई थी और लाइट से लाइटिंग की हुई माहौल को मजीद खूबसूरत बना रही थी। शामिर दरवाज़ा बंद करता दिलनशीन को पीछे से अपने हिसार में लेकर दिलनशीन होश में लौटती, धड़कनों एकदम शोर में जाया था, फिर खुद को संभाला। छोड़े मुझे, और ये सब क्या है और क्यों करें ये सब? दिलनशीन ने खुद को शामिर के हिसार से निकलने की कोशिश करते कहा तो शामिर ने अपनी गिरफ्त दिलनशीन की गिरद और सकी, जैसे महसूस करके दिलनशीन से पहले कुछ खुद को संभाला था कि धड़कने अपने कानों में गूंजती महसूस हुई। दिलमीर, ये सब तुम्हारे और तुम्हारी और मेरी यादें बनाने के लिए, क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाएं तो अपने बच्चों और अपने पोते पोतियों को अपने इश्क की दास्तान सुनाए तो हमारे पास सुनाने के लिए बहुत यादें हों। शामिर बात कहता आखिर में शरारत भरे लहजे में कहते दिलनशीन की कान की लोग लबों से छुआ तो दिलनशीन शामिर की हरकत और बच्चों वाली बात सुनती सर से पाँव तक सुर्ख हुई थी। छोड़े मुझे, दिलनशीन ने खुद को छुड़ाते मुझे शामिर की हरकत से घबराते अटकते लहजे में कहा तो शामिर ने मुस्कुराते दिलनशीन को अपने हिसार से निकालते हाथ थमते सामने टेबल पर लाया जहाँ एक बुके रखा था। दिलमीर तुम्हारे लिए, शामिर ने प्यार भरे लहजे में कहते खूबसूरत से बुके को दिलनशीन के आगे किया। दिलनशीन ने शामिर की लू देती नज़र से घबराते खामोशी से थाम लिया तो शामिर मुस्कुरा दिया। 1 मिनट, दिल में अभी आया, शामिर कहता कमरे में गया और कुछ देर बाद हाथ में एक छोटी सी डिब्बी थामे आया और आते डिब्बी को खोलते इसमें से एक बेहद बारीक सा खूबसूरत सी चेन जिसपे हार्ट में GS लिखा हुआ था बेहद प्यारा लग रहा था। शायद कुछ इस तरह जुमला बनता है। शामिर ने दिलनशीन की शॉल को उतारते दूसरी चेयर पर रखा तो दिलनशीन का दिल बुरी तरह धड़क उठा और जल्दी से अपनी शॉल उठाने चाहिए जिसे शामिर ने दिलनशीन की कलाई थामते रोका। क्यों ले रही हो यार, तुम्हारा शोर हूँ, हक है मेरा तुम पे और तुम्हारा मुझ पे, शामिर ने मुस्कुराते कहा तो दिलनशीन ने अपनी कलाई छुड़ानी चाहिए जिसे शामिर ने खुद ही छोड़ दी और दिलनशीन के बाल पकड़ते दाएं कंधे से आगे करते दिलनशीन के गले में को खूबसूरत सा लॉकर पहनाने लगा। दिलनशीन को अपनी गर्दन पर शामिर की उंगलियों का लम्स जान निकलता हुआ महसूस हुआ। शामिर ने झुकते दिलनशीन की गर्दन पे अपने होंठ रखे। दिलनशीन पूरी तरह कपकपा कर रह गई। शामिर मुस्कुराता दिलनशीन के सामने जा खड़ा हुआ और दिलनशीन के अपनी पहनाई चेन को मुस्कुराते देखने लगा जो इसे अपने इश्क के गले में और प्यारी लग रही थी। शामिर दूसरी कुर्सी से दिलनशीन के करीब जाकर रखते बैठ गया और दिलनशीन का हाथ थामा। दिल यार, यूँ बेरुखी क्यों बरत रही हो मुझसे? माँ जाना तुम्हारी मम्मा भी तो इस निकाह से राजी थी ना, तो तुम सिर्फ मुझसे ही क्यों नाराज़गी जता रही हो? शामिर ने प्यार भरे अंदाज में दिलनशीन की बेरुखी के बारे में पूछा था। शामिर को दिलनशीन के खुद से बेरुखी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। हाँ तो सब आपका ही कसूर है ना मिलते मेरी खाला से और ना हमारे घर आते और ना ये शादी होती। ज़रूर खाला को और मेरी मामा को भी आपने कोई बात कही होगी, शायद कोई धमकी दी होगी जिस डर की वजह से वो दोनों मान गई और मेरा निकाह आपसे करवा दिया। दिलनशीन ने गुस्से में कहा तो शामिर हैरान हुआ वो क्या कह रही थी। यार मैं क्यों इन दोनों से कुछ कहने लगा? तुमने मुझे गुस्सा दिलाया और मैंने इसी वक्त शादी का फैसला किया, वरना मेरा इरादा सबको बताकर शादी करने का था, शामिर ने कहा तो दिलनशीन ने गुस्सीली नज़र से शामिर को देखा। शामिर ने एक गहरा सांस खारिज किया। अच्छा यार अभी सब छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा बोतल और दूसरे खाने की चीज़ें ऑर्डर की थी। ऑर्डर आता होगा वो खाकर मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा, शामिर ने पुरसकून लहजे में कहा। दिलनशीन ने अपनी शाल उठाते अपने गिर जोड़ ली। शामिर ने रुकैया बेगम से ही दिलनशीन का फेवरेट खाना पूछा था तो उन्होंने पिज़्ज़ा का बताया, इसलिए शामिर ने पिज़्ज़े के साथ कुछ
दूसरे खाने के लिए भी चीज़ें मंगवाई थी। और दिलनशीन की तो पिज़्ज़ा में जैसे जान बसती थी, इसलिए खामोश होकर बैठ गई, क्योंकि अभी कल ही तो पिज़्ज़ा खाया था और अब रकिया बेगम ने इतनी जल्दी खाने भी नहीं देना था और अभी इसे भूख भी लगी हुई थी। कुछ देर बाद ऑर्डर आया तो शामिर ने दिलनशीन को पिज़्ज़ा और दूसरी चीज़ें ला कर दी, जिसे दिलनशीन ने मज़े से खाया। शामिर बस इसे ही मुस्कुराते देख रहा था, जिसे खाने के अलावा कोई होश नहीं था। दिलनशीन ने खाना खाया तो शामिर इसके पास घुटनों के बल बैठा। दिल अमीर, मैं जानता हूँ तुम मुझसे यूँ शादी करने पे नाराज़ हो, मेरी कोई बात नहीं मानोगी, पर एक बात जो तुम मेरी मान लो, अब तुम दोबारा कभी इस जगह नहीं जाओगी। अपनी मम्मा से मिलना हो तो तुम इन्हें कॉल करके बुला लिया करो। माँ जान ने भी मुझे बताया कि आंटी, मतलब तुम्हारी मामा भी तुम्हें मना करती हैं, पर तुम नहीं मानती। लेकिन अब तुम वहाँ नहीं जाओगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरी बीवी किसी ऐसी जगह पे जाना, तो दूर वहाँ से गुजरे भी। मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरी इज़्ज़त, मेरी मोहब्बत को कोई गलत नज़र से देखे। मैं भी, मुझसे ये बात ज़रा बर्दाश्त नहीं होगी। अब तुम समझ गई होगी, वरना मैं अच्छे से तुम्हें समझा दूंगा। शामिर ने अपनी बात मुकम्मल की तो दिलनशीन ने शामिर की आंखों में देखा, जहाँ मोहब्बत की जहाँ बात था। दिलनशीन ने पल के गिरा ली। दिलनशीन ने शामिर की बात सिर्फ इसीलिए खामोशी से सुनती कि जब दिलनशीन बोलने लगती तो शामिर घूरी से नवाज देता। शामिर यूं ही बैठा आगे को झुकता, दिलनशीन के बालों के एक हाथ से नरमी से थामता, दूसरे हाथ से अभी दिलनशीन के हाथों को थामे हुए होंठों पे झुका तो दिलनशीन का फवाती शर्म हया से पलके बंद करके कुछ पल बाद शामिर पीछे होता, दिलनशीन के गुलाबी चेहरे को देखता मुस्कुरा दिया और खड़ा होता, दिलनशीन को खड़ा करता, कदम बाहर की जानिब करता कि इससे पहले दिलनशीन ने बचा हुआ पिज़्ज़ा जल्दी से उठाते साथ ले जाने लगी। तो एक बार शामिर ने दिलनशीन की हरकत को सोचा और समझते ही कहका लगाया तो दिलनशीन इसे घूरती शामिर के साथ कदम बाहर की जानिब बढ़ाती। जो भी था, पिज़्ज़ा दिलनशीन की जान था। शामिर दिलनशीन की खामोशी से अंदाज़ा लगा चुका था कि शायद वह इसकी बात मान चुकी है। माजी फातिमा और हनी कॉलेज गेट से निकली ही थी कि सामने वो शख्स गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा नजर कॉलेज गेट पे ही थी। इस शख्स की आंखें और होंठ फातिमा को देखते ही मुस्कुरा उठे थे। फातिमा भी इसे देख चुकी थी, इसलिए जल्दी से नजरें दूसरी तरफ मरकूज करके, फातिमा तुम्हारी तरफ ही देखे जा रहे हैं, हनी ने फातिमा से धीरे से कहा। फातिमा ने हनी को घूरा। हनी खामोश रहो और रिक्शे का इंतज़ार करो, फातिमा ने कहा तो हनी मुंह बनाती रिक्शे का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद रिक्शा आया तो दोनों इससे बैठती घर को रवाना हुई। जब गली के बाहर रिक्शा रुका तो फातिमा की नज़र इस गाड़ी में पड़ी जिसमें वो शख्स मौजूद था। फातिमा और हनी रिक्शे से उतरी तो फातिमा जल्दी जल्दी कदम लेने लगी। यार फातिमा रुको तो सही, हनी ने फातिमा से कदम मिलाते हुए कहा, लेकिन फातिमा ने घर जाकर सांस ली। यार वो तो हमारा पीछा करते यहाँ तक आ गए, हनी ने कहा। हाँ यार अब क्या होगा, फातिमा पहले ही दिल में अजीब बेचैनी महसूस कर रही थी, अब फिक्रमंदी से कहने लगी। अच्छा यार परेशान ना हो, वो कौन सा हमें कुछ कहते हैं, और वैसे भी अगर कोई बात करने की कोशिश करेगा तो तुम इनसे बात ना करना। हनी ने इसे हौसला दिया तो फातिमा सर लागी और वह शख्स फातिमा को तेज़ तेज़ कदमों से घर की तरफ जाते देखकर मुस्कुराते गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। हाल आज बाजिल और इसकी फैमिली मिनाहिल का रिश्ता लेकर आए हुए थे। दिलनशीन तो मिनाहिल का शर्माए रूप कर देख कर हैरान थी। इस वक्त बाजिल और इसके वालदैन और मिनाहिल के वालदैन और रुकैया बेगम भी कमरे में बैठे हुए थे और आपस में बातचीत करते। जब बाजिल ने अबिया का लड़का चेहरा देखकर इसे पुकारा, क्या हुआ क्यों थी? बाजिल ने हाथ के इशारे से अबिया को अपने पास बुलाते हुए कहा। अबिया इसके पास आ गई तो बाजिल ने इसे अपनी गोद में उठा लिया। चेहरा क्यों लटका हुआ है? बाजिल ने फिर से पूछा। भाई आपने कहा था आप मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे, पर आप चॉकलेट नहीं लाए, मैं इंतज़ार कर रही थी, अबिया ने मासूम सी सूरत से कहा तो फजीलत बेगम और जुल्फ़िकार साहब भी मुस्कुरा दिए। ओह क्यों थी, मैं लेकर आया हूँ, गाड़ी में भूल गया, थोड़ी देर तक लाता हूँ, बाजिल ने कहा तो तल्ला के साथ सब मुस्कुरा दिया। थैंक यू भाई, अबिया ने खुश होते कहा तो बाजिल भी मुस्कुरा दिया। बेटा आप इस तरह करके इसकी आदत ख़राब ना करें, मिनाज बेगम ने कहा। अरे आंटी कैसी बात करिए, मैं कुछ नहीं कहता, सॉरी कुछ नहीं होता, बाजिल ने मुस्कुराते कहा। आप अब हमारी बेटी को बता दीजिए, फजीलत बेगम ने कहा तो मिनाज बेगम सरल लाती बाहर बढ़ी और कुछ देर बाद मिनाज को साथ लाई। बादल तो इसे देखता रह गया, जो ब्लैक सूट में सलीके से दुपट्टा ओढ़े बेहद प्यारे लगे थे। वैसे एक पॉइंट, ये बात बताऊँ आपको, वैसे आप लोगों को भी पता होगी, लेकिन ये नॉवेल्स रीडर्स जो ज़्यादातर होती हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से ही हम लोग बिलोंग करते हैं ज़्यादातर। तो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये नहीं होता कि लड़का भी साथ आके बैठ जाए, बल्कि लड़के का तो आने का जवाब से पैदा नहीं होता ना। हमारी मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है कि लड़के वाले आते हैं और रिश्ता लेके चले जाते हैं, लड़का कौन या लड़के को कौन लेके आता है साथ। मैंने इस्लाम किया तो फजीलत बेगम ने इसे अपने पास बैठा गई। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, फजीलत बेगम ने कहा तो जुल्फ़िकार साहब ने भी बादल को आंख के इशारा करते बादल की पसंद को सराहा तो बादल मुस्कुरा दिया। कुछ देर में दोनों फैमिलीज़ के दरमियान ये तय पाया कि मंगनी की रस्म को छोड़कर दोनों का निकाह 20 दिन तक कर दिया जाए। जहाँ बादल बेहद खुश था, वहीं मिनाइल के दिल के जज्बात भी बादल के लिए बदल रहे थे। जाते हुए बादल अबिया की चॉकलेट देना नहीं भूला था।
आज 2 दिन रह गए थे बाजिल और मिनाहिल के निकाह को। बाजिल ने उस्मान और जैन की पूरी फैमिली और शामिर और दिलनशीन के साथ शामिर की पूरी फैमिली और अपने और मिनाहिल के निकाह के लिए इनवाइट किया था। जुल्फ़िकार साहब ने कहा था निकाह शादी हाल में रखा जाए। बाजिल ने अपनी पसंद की वाइट कलर की बेहद खूबसूरत मैक्सी मिनाहिल के लिए खरीदी थी। आज शामिर दिलनशीन को शादी कराने का इरादा रखता था, इसलिए अब रुकैया बेगम को कॉल कर रहा था। माँजान आप दिल से कहें वो तैयार हो जाए, मैं आ रहा हूँ। बाजिल और मिनाहिल के निकाह के लिए दिल को शॉपिंग करवानी है। शामिर ने इस्लाम दुआ के बाद रुकैया बेगम से कहा। दिलनशीन ने कॉल नहीं उठाई थी, इसलिए शामिर ने रुकैया बेगम से कहा था ठीक है बेटा मैं कह देती हूँ। रुकैया बेगम ने कहा तो शामिर ने अल्लाह हाफिज़ कहते कॉल काटी और मुड़कर देखा तो सलेमान साहब को खड़े पाया। अरे बाबा आप मेरे कमरे में कोई काम था? शामिर ने नरम और प्यार भरे लहजे में कहा और सलमान साहब का गुस्से से भरा चेहरा देखा। वो लड़की कौन है शामिर? सलमान साहब ने बिना कोई दूसरी बात के पूछा। ओह तो आपने मेरा पीछा करवा के पता करवा लिया? शामिर ने कहा। इतने में मुर्तज़ा और मुस्तफ़ा भी चौपर और सलमान साहब के पास आ रहे थे। इन्हें शामिर के कमरे में खड़ा देखकर वहीं आ गए। दरवाज़ा खुला था इसलिए देख लिया था। हाँ करवाया है, शक तो मुझे काफ़ी दिनों से था। इस लड़की को छोड़ दो शामिर, सलेमान साहब ने गुस्से से कहा और छोड़ने वाली बात पे शामिर को गुस्सा आ गया। अगर आपने ये पता करवा लिया है तो ये भी पता करवा लिया होगा कि मैं इससे निकाह कर जाऊँगा। शामिर ने थोड़ा हौसले से कहा वरना इसे गुस्सा तो आया था। हाँ मालूम है कर चुके हैं, इसलिए कह रहा हूँ इसे छोड़ दो, तलाक दे दो, सलेमान साहब ने कहा और यही शामिर की बर्दाश्त खत्म हुई थी। बाबा आप कैसे कह सकते हैं, मैं निकाह किया है, इश्क है वो मेरा, इसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। हाँ मानता हूँ आपको बताए बगैर निकाह किया है, आप मुझसे नाराज़ होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कहने पर अपने इश्क को छोड़ दूँ। उस्मान ने दबे दबे सॉरी शामिर ने दबे दबे लहजे में गुराते हुए कहा। मुर्तज़ा और मुस्तफ़ा तो हैरत से दोनों की गुफ्तगू सुन रहे थे। एक तो इनके दोनों नाम इतने कन्फ्यूजिंग है, मुर्तज़ा और मुस्तफ़ा। कौन रखता है यार इतने सिमिलर नेम? लेकिन हमारी देसी फैमिलीज़ में रखे जाते हैं, ब्राउन फैमिलीज़। ओके तुम्हें छोड़ना ही होगा। इस कमज़ात लड़की को एक तवाइफ की बेटी है, अगर वो तवाइफ की बेटी ना होती सिर्फ गरीब होती तो मैं बर्दाश्त कर लेगा था, पर अब हरगिज़ नहीं करूँगा समझे? सलमान साहब ने गुस्से में कुराते कहा और शामिर को दिलनशीन को यूँ कहने पर गुस्सा से आपस से बाहर हुआ और तनी रगों के साथ टेबल पर पड़ा शोपीस उठाते जोर से सामने दीवार को दे बैठा। बस बाबा बस, दिल इज़्ज़त है मेरी, इश्क है मेरा, अगर आपने इसके बारे में अब कुछ भी कहा तो मैं कोई लिहाज नहीं करूँगा। आप मेरे बाबा हैं, प्यार करता हूँ इसलिए ही चाहता था ठीक वक्त आने पे आपको मना लूँगा, पर आपने दिल को ये कहकर मेरा दिल ही तोड़ दिया। शामिर ने पहली बात गुस्से से कहते आखिर में मान से कहा और वहाँ से बगैर सलेमान साहब की बात सुनकर निकलता चला गया। पीछे सलेमान साहब गुस्से में कमरे से निकलते चले गए और मुर्तज़ा और मुस्तफ़ा भी हैरान और परेशान खड़े रह गए। अब मुझे कुछ और सोचना होगा। सलेमान साहब अपने कमरे में आते टहलते हुए कुछ आगे का प्लान करने लगे। वो क्या प्लान करे थे ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। दिलनशीन बेटा शामिर की कॉल आई है, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें शॉपिंग पे लेकर जाना है। मनाइल और बाजी के निकाह के लिए तुम्हें शॉपिंग कराना चाहता है। रुकिया बेगम ने शामिर की कॉल काटते अपने पास बैठी दिलनशीन से कहा। हसीना बेगम भी आई हुई थी। दिलनशीन शामिर के कहने पे हसीना बेगम को मिलने वहाँ नहीं गई थी। ये गैर इरादी तौर पर दिलनशीन ने किया था, जो इसे खुद भी नहीं पता चलता। मैं नहीं जा रही इनके साथ, मैं आपके साथ चल जाऊँगी, दिलनशीन ने मुँह बनाते कहा तो हसीना बेगम ने इसे घूरा। रुकिया बेगम भी नफ़ी में सर ला के रहेगी। क्यों नहीं जाओगी? चलो उठो जल्दी से तैयार हो जाओ, शामिर आता ही होगा। हसीना बेगम ने कहा। माँ मुझे नहीं जाना, दिलनशीन ने फिर से मुँह बनाते कहा। क्यों नहीं जाना? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हसीना बेगम ने ज़रा सख्ती से कहा तो दिलनशीन मुँह बनाती पैर पटाखते तैयार होने चली गई। हसीना बेगम और रुकैया बेगम दिलनशीन की यूं नाराज़गी के इजहार पर मुस्कुरा के रह गए। कुछ देर बाद ही शामिर आकर रुकैया बेगम और हसीना बेगम से मिलता दिलनशीन को चलने कहने लगा। इसका गुस्सा दिलनशीन को देखते कम हो गया था। दिल चले? शामिर ने कहा। दिल नशीन सर हिला गई। दोनों गाड़ी में बैठे तो शामिर ने गाड़ी स्टार्ट की। यार मुँह क्यों बनाया हुआ है? शामिर ने दिलनशीन का मूड ऑफ देखकर कहा। कुछ नहीं हुआ मुझे, दिलनशीन ने कहा। अच्छा मुझे तो लग रहा है तुम्हारा मूड ऑफ है, चलो ऐसा करते हैं शॉपिंग करके मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, अब तो खुश हो जाओ यार। शामिर दिलनशीन का मूड ठीक करना चाहता है, इसलिए दिलनशीन की मनपसंद चीज़ का नाम लिया तो दिलनशीन का मूड सच में ठीक हुआ। अच्छा ठीक है कर लेती हूँ मूड ठीक, और अगर मुझे पिज़्ज़ा ना खिलाए तो दोबारा आपके साथ कभी नहीं जाऊँगी, दिलनशीन ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा तो शामिर मुस्कुरा दिया। ये हो सकता है मैं अपने दिल को कुछ कहूँ और वो भूल जाऊँ? कभी नहीं, शामिर ने मुस्कुराते कहा और गाड़ी को थोड़ा तेज़ किया। मामा मेरे पास तो बाजिद भाई के निकाह में पहनने के लिए कोई शूज़ नहीं है, प्लीज़ आप मेरे साथ चल लेने के लिए। हूर ने शबाना बेगम से कहा। बेटा मैं कहाँ तुम्हारे साथ घूमती फिरूंगी, तुम्हें शूज़ कौन सा एक बार में पसंद आ जाना है, शबाना बेगम ने कहा तो हूर ने मुंह बनाया और सादिया बेगम कस्बा मुस्कुरा दी। हूर ऐसी थी, इसे कुछ भी जल्दी पसंद नहीं आता और कस्बा को जल्दी पसंद आ जाता था। अभी हूर कुछ कहती कि जैन और उस्मान भी वहीं आ गए। हूर तुम मेरे साथ चलो, मैं भी शॉपिंग पे जा रहा हूँ, जैन ने कहा तो हूर मुस्कुरा दी। अरे यार मैं भी शॉपिंग पे ही जा रहा था, मैंने बादल के निकाह के लिए सूट ही नहीं लिया अभी तक, उस्मान ने कहा। अच्छा चलो तीनों साथ चलते हैं, जैन ने मुस्कुरा कहा तो उस्मान भी मुस्कुरा दिया। भाई तीनों नहीं चारों, कस्बा ने भी अपने लिए चूड़ियाँ और शूज़ भी लेने, हूर ने कहा। अच्छा ठीक है चलें फिर, जैन ने कहा तो सब बाहर को बढ़े कि हूर
रुकती हमजा के पास आई जो मोबाइल पे लगा था। हमजा तुमने तो नहीं जाना हमारे साथ? हूर ने पूछा। नहीं आपी, मैं आप सब की तरह नहीं हूँ कि लास्ट टाइम पे शॉपिंग करूँ, मैं अपनी शॉपिंग कर चुका हूँ। और हमजा ने कहा तो हूर मुँह बना के रही और बाकी सब मुस्कुरा दी और बाहर को बढ़े। शामिर दिलनशीन की शॉपिंग मॉल लाया था। शामिर ने दिलनशीन का हाथ थामा हुआ था जिसे दिलनशीन ने अपने हाथ से निकालना चाहा। तो शामिर ने दिलनशीन को घूरा तो दिलनशीन मुँह बनाती इसके साथ चल पड़ी। शामिर दिलनशीन को सबसे पहले इसे बौतीक पे लेकर आया था। वहाँ से अपने पसंद की मैरून कलर की बेहद खूबसूरत मैक्सी लेकर दी। दिल कुछ और चाहिए? शामिर ने दिल से कहा। जो एक प्यारी सी पर्पल कलर की फ्रॉक जो घुटनों तक आती थी देख रही थी। शामिर ने पास आते कहा, नहीं कुछ नहीं चाहिए। दिलनशीन ने कहा तो शामिर मुस्कुराता वो फ्रॉक भी खरीद गया। दिलनशीन देखती रहेगी। शामिर दिलनशीन का हाथ थामते से शूज़ लेने के लिए ले गया। उस्मान और जैन ने अपनी शॉपिंग कर ली थी। हूर तो उस्मान के सूट सेलेक्ट करवा रही थी और जैन खुद देख रहा था। और कस्बा बेचारी इतनी देर मुंह बनाती सबको देखती रही जिस सब शॉपिंग पे लगे हुए थे और वो अकेली खड़ी थी। अलबत्ता जैन की नज़र बार बार कस्बा पे ही जा रही थी। सूट और शूज़ वगैरह लेकर इस वक्त चारों ज्वेलरी की दुकान पर खड़े थे। हूर ये रहने दो, ये वाली देखो कितनी प्यारी है। उस्मान ने हूर के हाथ से चूड़ियाँ वापस रखते दूसरी पकड़ाते कहा तो हूर मुस्कुराते हुए देखने लगी। उस्मान और हूर को आपस में लगा देखकर कस्बा मुस्कुराती खुद ही अपने लिए चूड़ियाँ देखने लगी। पर इसे समझ ही नहीं आ रही थी कौन सी ले। जैन कब से इसे देख रहा था जो सिर्फ चूड़ियाँ देख रही थी, ले नहीं रही थी। क्या वाह, क्यों नहीं रही? ले क्यों नहीं रही? जैन ने आखिर पूछ ही लिया। वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, कस्बा ने मनमनाते कहा। इसमें समझ ना आने वाली क्या बात है? बताओ, अच्छा बताओ कैसा कलर है तुम्हारे सूट का? जैन ने पूछा। जी वो ब्लू और गोल्डन काम है, कस्बा ने कहा तो जैन सारी लाता चूड़ियाँ देखने लगा और एक ब्लू चूड़ियाँ और गोल्डन कंगन वाली चूड़ियों का प्यारा सा सेट कस्बा को थमाया कि लो ये ठीक है। और ये भी कहते साथ वो चूड़ियाँ थमाकर एक ब्लैक कलर की चूड़ियों का सेट भी कस्बा को थमाया। तो कस्बा इसे देखकर हैरान हुई। ये क्या करना, मेरे पास तो ब्लैक सूट ही नहीं है। कस्बा ने धीरे से कहा। नहीं है क्या? तो क्या हुआ, खामोश रहो और जो मैंने ले दिया है ऐसे मुंह मना किया तो फिर देखना। जैन को कस्बा के यूँ कहने पर न जाने क्यों गुस्सा आया था। जैन कहने पर कस्बा खामोश होगी और कुछ देर बाद तमाम चीज़ें लेकर उस्मान ने कुछ खाने का प्लान बनाया और होटल आ गए के सामने इन्हें शामिर और दिलनशीन भी नजर आ गए। तो उस्मान ने इसे आवाज़ दी। शामिर जो दिलनशीन का हाथ थामे होटल के अंदर दाखिल हो रहा था पीछे मुड़ के देखा। यार तुम सब? शामिर ने कहा। हाँ शॉपिंग करके भूख लगी तो यहाँ आ गए। जैन ने कहा तो शामिर सर लाता मुस्कुरा दिया। कस्बा और दिलनशीन से मिली। हूर और कस्बा को शामिर के निकाह के बारे में पता था। उस्मान और जैन ने घर बता चुके थे। वैसे दिलनशीन आपकी और भाई की जोड़ी बहुत प्यारी है। हूर ने मुस्कुराते दिल से तारीफ की तो दिलनशीन ने एक नज़र शामिर को देखा जो जैन और उस्मान से बातों में मसरूफ था। दिलनशीन सिर्फ मुस्कुरा ही सकी। सबने बातों के साथ खाना खाया और अपने अपने घर चल दिए। दिलनशीन को शामिर ने पिज़्ज़ा ही कराया था वरना दिलनशीन ने इसे नाराज़ से होना चाहना था और शामिर कभी नहीं चाहता था कि दिलनशीन इससे नाराज़ होती। आज बाजिल और मिनाहिल का निकाह था। बाजिल तो बेहद खुश था। इस वक्त सब हाल में मौजूद खुशखबरियों में मसरूफ थे। यार ये मौलवी को कहो अब निकाह पढ़ा भी दे, क्यों इंतजार करवा रहे हैं? बाजिल ने बेचैनी से कहा तो तीनों दोस्त कहकर लगा गए। यार करवा देंगे, सब्र को कर हो जाता है। शामिर ने कहा। बाजिल ने वाइट कलर का कुर्ता और ब्लैक वास्कट पहनी हुई, पूरे बालों को जेल से सेट किया और पैरों में ब्लैक पेशावरी केड़ी पहने बेहद हैंडसम लग रहा था। कम तो वो तीनों भी नहीं लग रहे थे। इन तीनों ने भी वाइट कलर की कुर्ते पहने हुए थे और ग्रे वास्कट पहने बेहद परकशिश लगे थे। कुछ देर में गुजरी थी। जुल्फ़िकार साहब कहने पर मौलवी साहब ने बाजिल का निकाह पढ़ाया तो तीनों दोस्त इसके गले लगते मुबारकबाद देने लगे। फिर मौलवी साहब निकाह के लिए मनाहिल के पास गए। मनाहिल एक पल को हाथ लरसे, फिर मनाज बेगम के खुद के साथ लगाने पर लरसते हाथों से साइन करके अपना आप हमेशा के लिए बाजिल के नाम कर दिया। चलो भाई अब बाजिल भी शादीशुदा हो गया, अल्लाह मेरे दोस्त को हमेशा खुश रखे। उस्मान ने कहा तो शामिर और जैन के साथ बाजिल ने भी मुस्कुराते आमीन कहा। यार अब मेरी बीवी का दीदार करवा दो, दीदार करवा भी दें, क्यों अब मुझसे छुपा के रखा है? बाजिल ने बेचैन होते कहा। जब काफ़ी देर बाद भी मिनाइल ना आई तो तुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं है भाभी को देखने की? शामिर ने कहा। वाह मेरे दोस्त, ये तू कह रहा है जो निकाह करते ही हमें वहाँ से निकाल चुका था, क्योंकि तू भाभी के साथ कुछ पल रहना चाहता था? बादल ने भी करारा से जवाब दिया तो शामिर ने बाजिल को घूरा। उस्मान और जैन भी मुस्कुरा पड़े। कुछ देर बाद ही बाजिल को मिनाइल सामने से आती दिखाई दी तो बाजिल साख्तों तक खड़ा हो गया। मिनाइल जिसने बाजिल की ही खरीदी हुई वाइट कलर की प्यारी सी मैक्सी सर पे दुपट्टा स्टाइल से लिया होता, खूबसूरत से मेकअप और नफीस सी ज्वेलरी में बेहद प्यारी लग रही थी। जैन के होश दिलाने पे बाजिल होश में आता मिनाइल के आगे हाथ बढ़ा अपना हाथ किया तो मिनाइल ने झिझकते अपना हाथ बाजिल को थमा दिया। बाजिल ने गिरफ्त मजबूत करते इसे अपने साथ लेकर स्टेज पे बैठा। शामिर, उस्मान और जैन भी स्टेज से नीचे उतर गए। उस्मान को सामने हूर दिखाई थी तो मुस्कुराता इसकी तरफ बढ़ा। हूर भी पीच कलर की शरारा, हल्के से मेकअप और ज्वेलरी में उस्मान को बहुत प्यारी लग रही थी। हूर भी उस्मान को अपनी तरफ आता देखकर मुस्कुरा दी। बहुत प्यारी लग रही हो, उस्मान ने कहा तो हूर मुस्कुराती इसकी तरफ देखने आई। उस्मान को घर मौका नहीं मिला था इसकी तारीफ करने का। आप भी प्यारे लग रहे हैं। ऊँट मुस्कुराती उस्मान से कहते दिलनशीन और कस्बा की तरफ आई तो उस्मान भी मुस्कुराता जैन शामिर की जानिब चल दिया। कस्बा ने भी शरारा ही पहना था, बस इसके शरारे का कलर ब्लू और गोल्डन काम हुआ था और मेकअप में प्यारी लग रही थी। जैन से इसे कई बार देख चुका था। शामिर की नज़र बार बार दिलनशीन पे जा रही थी जिसने शामिर की खरीदी मैरून कलर की मैक्सी नफीस सा काम हुआ पहन रखी थी।
और साथ प्यारे से मेकअप में शामिर के दिल में उतर रही थी। बादल ने मिनाइल का हाथ आम में रखा था और मिनाइल को अपनी धड़कनें कानों में बजती महसूस हो रही थी। कई बार खुद का हाथ छुड़ाना चाहा पर बादल तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। बादल जी प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दें। मिनाइल ने आखिरकार हिम्मत करते बादल से अटकते कह ही दिया। इसे यूं सबके सामने बादल का खुद का हाथ थाम कर बैठना पे शर्म आ रही थी। यार अभी तो मैंने तुम्हारा सिर्फ हाथ थामा है तो तुम यूँ गुलाबी हुए जा रही हो। अगर मैं तुम्हारे और करीब आ गया तो तुम्हारा क्या होगा? बादल ने मिनाइल के कहने पे थोड़ा मिनाइल की तरफ झुकते सामान्य अंदाज में कहा तो मिनाइल तो बादल की ऐसी बात पे एक पल को हैरान होती, शर्मो हया से गुलाबी होती। इसके चेहरे पहले ही गुलाबी था और हो गया। बादल मुस्कुराता अपनी मोहब्बत को देखने लगा। बेशर्म कहेंगे, मैं इनसे बात भी नहीं करूँगी। मिनाइल गुलाबी होती अपने दिल में सोच लेंगे। हाथ अभी भी बादल के हाथ में ही था। सो गाइस यहाँ पे हमारी आज की एपिसोड ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अभी तक का ये नावल अच्छा लगा होगा। आगे भी इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए